बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है कासिम हुसैन और मेरे साथ हैं उमर हमीद साहब। उमर भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है और जिसको मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ। सोशल मीडिया पे, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने ऑफिस में बहुत बात करता हूँ इसके ऊपर। और आज हम मज़ीद उसके बारे में बात करेंगे और सीखेंगे उमर भाई से, जो कि है एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप। तो उमर भाई पहले हमें अपना एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन दें और फिर हम आगे गपशप करते हैं। जी, मेरा नाम उमर हमीद है। मैं बन्नू से ताल्लुक़ रखता हूँ और पिछले 18-20 साल से मैं इस्लामाबाद में मुकीम हूँ। इसके अलावा ये है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की 2016 में FSC के बाद, और 2020 में मैंने एक सॉफ्टवेयर फर्म अपटेक्सोल के नाम से स्टार्ट की, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट की। और उसके बाद अभी इस टाइम पे मेरे पास 18+ एम्प्लॉयज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। और जिसमें से 2-3 रिमोट हैं, लेकिन बाकी जो हैं वो इन हाउस टीम ही है मेरी। सही। तो आप प्रॉपर एक IT फर्म को रन कर रहे हैं? जी बिल्कुल। ज़बरदस्त। उमर भाई हमें सबसे पहले ये बताएं कि एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप होता क्या है, एक देसी बिल्कुल लैंग्वेज में हमें समझाएं। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि ये ख्वारी होती है तो मेरे ख्याल में ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको, लेकिन आप जॉन एलिया वाली ज़ुबान में बता रहे हैं ना, हमें एक देसी वर्जन में बताएं ख्वारी। मैं आपको बता देता हूँ। ख्वारी इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप अगर पाकिस्तान में बिज़नेस कर रहे हैं ना, तो पाकिस्तान में बिज़नेस करना बहुत ही, यानी कि मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा आसान है बिज़नेस करना, लेकिन उतनी ही आपको मुश्किलात आती हैं। लेकिन कमा तो आप भी डॉलर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान का बिज़नेस, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि उतनी ही आपको मुश्किलात आती हैं, और मुश्किलात जो है वो फाइनेंशियली से ज़्यादा आपकी बाकी मुश्किलात हैं, जिसमें सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो ह्यूमन रिसोर्स की है। आपको यहाँ पे बंदे नहीं मिलते काम करने के लिए, क्योंकि आप अगर इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हैं, डॉलर में आपने खुद कहा के कमा रहे हैं, तो डॉलर में कमाने के लिए आपको वही क्वालिटी भी देनी पड़ेगी। लेकिन ये तो बात मसाइल की होगी ना। हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप होता क्या है? वही मैं आपको कह रहा हूँ कि आप स्ट्रगल, इसे अगर कह दें, स्ट्रगल है ये, ठीक है, कि इसमें सबसे पहले आपको एम्प्लॉयज़ को हायर करने की स्ट्रगल, फिर उनको रिटेन करने की स्ट्रगल। रिटेन आपने कर लिया तो उसके बाद अब वो कब तक रिटेन करते हैं, उनको पे करने की स्ट्रगल। तो ये ख्वारी स्ट्रगल कोई क्यों अपनी ज़िंदगी में लेके आएगा? कि मतलब इसमें कोई खुशहाली है, कोई खुशखबरी भी है, या सिर्फ स्ट्रगल और ख्वारी है? पैसा है। पैसा तो फिर हर काम में है ना। लेकिन ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा ये एक मेरे ख्याल में नाम का भी शश्क है। एंटरप्रेन्योर है आप। ओके। आपको खुशी होती होगी आप जब कहते होंगे मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। हाँ शायद। मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने वो एक वोसी तिम्बकवाओ, एक अफ्रीकन बिजनेसमैन है, मैं उसको बहुत फॉलो करता हूँ। अच्छा। वो बड़ा एडमायर करता हूँ उसको। वो गाड़ी भी चला रहा होता है तो कोई ना कोई एडवाइस देता है अपनी। आज़ाद चाय वाला भी यही करता है। सॉरी, आवाज़ नहीं आ रही। हेलो। तो कट तो उसकी मैंने एक बात सुनी थी। उसने कहा कि जो आप अपनी कंपनी में खुद से काम करते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। बेशक आप 100 बंदा भी रख लें ना अपने साथ, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये होता है आपने एक प्रॉब्लम देखी और आप कुछ लोगों को कनेक्ट करते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं, आप बिजनेस की ग्रोथ की बात करते हैं, आप पर्सनली खुद इंगेज नहीं होते, आप खुद से काम नहीं कर रहे होते। तो उसके बाद, पहले मैं भी खुद को एंटरप्रेन्योर कहता था ना, तो अब मैं आगे हूँ वापस सेल्फ एम्प्लॉयड। एक तो आप एम्प्लॉय होते हैं, किसी के अंडर जॉब करते हैं, फिर जो अगला वर्जन है सेल्फ एम्प्लॉयड। तो सेल्फ एम्प्लॉयड जो है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप ही है अगर आप देखें। मैंने जो उससे पढ़ा था वहाँ वो नहीं है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी। और एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट तो बहुत बाद में आया, पहले उससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आ चुकी थी। ठीक है। मतलब ये है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है ना कि पहले आप किसी और के लिए काम करते थे, अब आप अपने लिए काम करते हैं। ठीक है। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है वो काम नहीं करता। मतलब मैंने जो देखा है, एंटरप्रेन्योर गपशप करता है, वही शशका है ना, मैं एंटरप्रेन्योर। अच्छा, मैं आपके एक मीटअप में था, तो आवाज़ सही है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं आपके एक मीटअप में था, वहाँ पे एक बंदा कहता है कि नई भी एंटरप्रेन्योर होता है। वो तो फाइवर सेलर 2 भी एंटरप्रेन्योर है, यहाँ क्या कह सकते हैं। वर्डप्रेस अलग अलग डेफिनेशन है, भाई लोग नेट से निकाल सकते हैं, लेकिन जो छोटा बहुत मैंने अच्छा, वैसे वर्डप्रेस वाला भी एंटरप्रेन्योर है यार। बस कर दो, अल्लाह का रहम करो यार। बंद करो यार। तो अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप क्या है उमर भाई आपके ख्याल से? मैंने बता दिया। नहीं, वो तो एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप तो एग्जैक्टली वही चीज़ है, मैं उसको स्टार्टअप समझता हूँ, शायद मैं गलत हूँ, कि आप कोई प्रॉब्लम देखते हैं और उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये सॉल्व ये नहीं करना
कि आपकी, जिस तरह आप कल कह रहे थे कि मैं यहाँ पे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता हूँ तो यहाँ पे ब्रिज है, तो अब ब्रिज पे चढ़ने के लिए गाड़ी ब्रिज दे देती है, तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है और इसको आप सॉल्व भी नहीं कर सकते। हाँ, और सॉल्व अगर करना चाहें भी तो वो किसी और की प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे कुछ कर दें। मैं मजाक कर रहा हूँ जी। तो इस चीज़ को, ये स्टार्टअप नहीं है। स्टार्टअप ये है जिस तरह करीम और उबर ने एक गैप देखा कि आप घर से निकलते हैं, आप गली के सिरे तक जाते हैं और वहाँ पे फिर आप टैक्सी बुलाते हैं, फिर आप उसको लेके आते हैं। ये प्रॉब्लम था जिसको सॉल्व किया है करीम ने, ठीक है। इसी तरह एयरबीएनबी है, ओयो है, उसमें क्या किया कि आपने किसी जगह पे जाना है और वहाँ पे आप रूम लेना चाह रहे हैं या टूर पे जा रहे हैं, तो आपको रूम की ज़रूरत है, तो वो एक एयरबीएनबी ने प्रॉब्लम देखी और उन्होंने वो फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश की। तो ये एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम मैं भी वैसे सॉल्व कर रहा हूँ आजकल, और वो ये है कि मेज़बान के नाम से एक एप्लीकेशन है, वो एक मार्केट प्लेस है, टूरिज्म मार्केट प्लेस। जिस तरह आप फेसबुक पे डिफरेंट टूर्स देख रहे होते हैं कि हम कागान लेके जा रहे हैं, नारान लेके जा रहे हैं, आप मलेशिया लेके जा रहे हैं, नहीं, और वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, तो वो आप क्या करते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करते हैं, वो फिर आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हम क्या क्या करवाएंगे, क्या क्या तीर वहाँ पे मरवाएंगे। उसके बाद फिर वो आपको पेमेंट डिटेल भेजते हैं, फिर आप इजी पैसा पे, जैज़ कैश पे जाके एप्लीकेशन पे या फिर डायरेक्टली आप उनको पेमेंट सेंड करते हैं, फिर आप उनको स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं, फिर वो आपको कंफर्म करते हैं, फिर आप वहाँ जाते हैं। तो बस कर मैं थक गया। तो यही मसला है, थक जाते हैं लोग, थक जाते हैं, और इस थकने की वजह से इस सारी चीज़ को मैंने ऑटोमेट किया मेज़बान के अंदर, ठीक है। और मेज़बान के अंदर वो वहीं पे टूर पोस्ट होंगे, वहीं पे टूर बुकिंग होगी, वहीं पे पेमेंट होगी, वहीं पे कंफर्मेशन होगी, वहीं से आपकी लिस्टिंग जनरेट होगी। सारा कुछ मैंने सेंट्रलाइज्ड कर दिया। 3 प्लेटफॉर्म्स को, पेमेंट फेसबुक या सोशल मीडिया पे आप टूर पोस्ट करते थे, और उसके बाद कंफर्मेशन के लिए आप व्हाट्सएप या नोटिफिकेशन के लिए व्हाट्सएप पे जाते थे। 3 प्लेटफॉर्म को मैं एक ही जगह पे ले आया हूँ और उसको मैंने मेज़बान का नाम दे दिया। सही। और ये अभी आपने रिसेंटली स्टार्टअप किया? ये बिल्कुल रिसेंटली स्टार्टअप किया, और इसमें ऑन बोर्ड कर रहे हैं हम टूरिज्म एजेंसीज को, जिसमें हमारे पास 37 एजेंसीज आ चुकी हैं। हमारा टारगेट है कि हम 50 या 100 एजेंसीज तक पहुंचेंगे, तो फिर ही हम इसको यूज़र्स के लिए रोल आउट करेंगे, ओपन करेंगे। सही। अच्छा, वैसे ये चीज़ें जब हम देखते हैं, इंडिया के कुछ वीडियोस देखते हैं या वेस्टर्न स्टार्टअप के बारे में पढ़ते हैं, कंटेंट देखते हैं, बड़ा फैसिनेट करती है ना, एक बड़ी अच्छी सी एनर्जी आती है, वाइब्स आती हैं कि यार हम भी कुछ तीर मारेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली तो जिस तरह मैंने सबसे पहले पूछा, तो आपने सबसे पहले ख्वारी का लफ्ज़ बोल दिया। हाँ। ये इतना, मतलब एक तरफ तो इतने हाई होप्स और एनर्जी, और दूसरी तरफ प्रैक्टिकल अगर देखें तो बिल्कुल एक मतलब स्ट्रगल है। अच्छा, एज ए कौम हम एक होप लेसनेस आ चुकी है, जो कि एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो जब आप देखते हैं कि आपके आसपास इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो आपके साथ जो अच्छी चीज़ होती है उसको भी कभी कभार आप देखते हैं कि यार ये क्या ख्वारी है यार, हाँ मतलब नहीं, वो आप कहते हैं कि यार ये क्या ख्वारी है यार, क्योंकि आपके साथ इतने सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो एक वो छोटी सी जो प्रॉब्लम होती है वो भी आपको बड़ी दिखने लग जाती है। जिस तरह मैंने रिसोर्स का कहा, तो यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि आपको एजुकेशन जैसे भी दी जाती है, मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, ठीक है, लेकिन बात कर लेंगे। हाँ, नहीं, उसमें ये होता है कि आपको जो कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं वो 4 साल के नहीं है, जो सीधी बात है। हो सकता है कि डॉक्टर में हो, लेकिन CS मैंने किया हुआ, तो वो 4 साल का कोर्स नहीं था। मेरे ख्याल में वो 6 महीने में मुझे कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन करवा के निकाल सकते थे। तो आप जर्नी कर लेते हैं ना? नहीं, मुझे जर्नी करने का शौक नहीं था। अच्छा, अब है कि अभी भी नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी नहीं है। अच्छा, चलें, हाँ, वो इस्तिकामत है और आप कायम रहे अपने फैसले। अल्लाह का शुक्र है। मैं पता नहीं, कल भी एक दोस्त को कह रहा था कि पता नहीं मैं क्यों इतना अल्लाह ताला को पसंद हूँ कि मुझे जर्नी से अल्लाह ताला ने दूर रखा हुआ है, जितनी भी जर्नीज़ हैं। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, वो ब्लॉगिंग वाली जर्नी है या अमेज़ॉन वाली जर्नी है, मैं दूर हूँ। जो आप कह रहे हैं ना, असल में एक्चुअल में जर्नी यही है लेकिन इसको गलत जगह पे फिट कर दिया गया। मैं वर्चुअल जर्नी से दूर आप फिजिकल जर्नी पे, वो रूहानी जर्नी होती है। बहरहाल, किसी भी शख्स को, एक स्टूडेंट को, एक मैच्योर बंदे को, या एक जॉब होल्डिंग पर्सनालिटी को अगर ये ख्वारी उठानी हो, तो क्या 3, 4, 5, 6, 10 स्टेप्स हैं आप उसको एडवाइस करेंगे कि यहाँ से वो इब्तिदा करें? सबसे पहले तो आप इस चीज़ को देखें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मेरा इंटरेस्ट मुझे किस तरह पता चला, क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट पता चल जाए तो आपके लिए बड़ा ईजी है। नौजवान नस्ल का इंटरेस्ट नहीं, वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा किस चीज़ में वो एक गाना है, क्या नाम है उसका, वो जो रूठ गया मेरे, पता नहीं इस तरह
वो इश्क जो हमसे रूठ गया, वो इश्क जो हमसे रूठ गया, आपको बेहतर पता होगा। तो इंटरेस्ट वाला मामला तो बड़ा ख़राब है। आपका क्या ख्याल है? मैं काम को काम की नज़र से देखता हूँ, तो क्या इंटरेस्ट देखना चाहिए काम में? मैं इस थ्योरी को नहीं मानता। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ। अब जिस तरह मेरे दोस्त हैं वो कहते हैं कि यार मैं ड्राइंग नहीं कर सकता, मैं ड्राइंग नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि वो ग्राफिक डिज़ाइनर की फील्ड में नहीं है अच्छे। लेकिन उनको किसने ये सनद दी कि वो नहीं कर सकता? नहीं, उसने ट्राई किया होगा तो नहीं कर सकता। या फिर उसमें आप देखें कि कोई बंदा कहता है कि यार मैं कलर ब्लाइंड हूँ। अब कलर ब्लाइंड है, आपको कलर्स का ही अंदाज़ा नहीं है, तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर किस तरह बनेंगे? हाँ, लेकिन आप 3D ऐनक लगा लेना, वो कुछ सॉल्यूशंस हैं उसके। कलर करने को तो आप कुछ भी कर सकते हैं फिर तो एग्जैक्टली मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि ये जो लोग कमजरफी का शिकार हैं हमारे यहाँ पर, हम बाहर देखते हैं जिन लोगों के पाँव भी नहीं है वो रेसें जीत रहे हैं व्हील चेयर के ऊपर ना। ये अब ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स को तो नहीं सुनते, अल्लाह माफ़ करे, वो क्या होते हैं? तो अब तो वो बातें कर रहे हैं कि यार बिल्डिंग पे चढ़ जाओ, इंसान हो तो छलांग भी लगा सकते हैं। मैं प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ, इंसान कुछ भी कर सकता है। मैं कहता हूँ कमजरफी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। हो सकता है, बहरहाल हम कहीं और जा रहे हैं, हम बाद में लड़ लेंगे। अच्छा, मैं आपको हम वापस आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। अच्छा, अब उसमें आप देखें कि यार अगर आपको इंटरेस्ट अपना है आपका कलरिंग में और ग्राफिक्स में, तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर की चूज करें। ये तो अब आप उसको फ्रीलांसर बना रहे हैं। नहीं, मैं आपको स्टार्टअप तक लेके जाऊंगा। अच्छा, चलें, वेट तो चलें, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, कोडिंग में आपकी मैथ्स अच्छी है, लॉजिक्स आपके अच्छे हैं, तो इवन मैथ्स भी अगर आपकी अच्छी है तो आप बहुत अच्छे कोडर बन सकते हैं। लेकिन अगर मैथ आपकी अच्छी नहीं है, तो मैंने ट्राई किया एक बंदे को, लिटरली वो इतना लाइक बंदा था, इंग्लिश उसकी कमाल, बाकी भी सारा कुछ। वैसे इंग्लिश कमाल का होना लाइक नहीं कहते जी, मैं इसको बिल्कुल समझता हूँ, लेकिन उसकी मैथ्स अच्छी नहीं थी। लेकिन मैंने मतलब साल तक उसको ट्राई करवाया, वो प्रोग्रामिंग कर ही नहीं सका। मेरे पास भेजना था। आप करवा सकते हैं, आप कुछ भी करवा सकते हैं। अच्छा, तो अगर आपकी मैथ सिर्फ अच्छी है तो आप कोडिंग की तरफ आ सकते हैं, आपकी ग्राफिक्स अच्छी है तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं, क्या कहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको पैसे कमाने का शौक है तो आप वीए की तरफ जा सकते हैं। और डिफरेंट और फील्ड्स हैं। मैं अपने फील्ड में आपको बताता हूँ कि अगर ये ग्राफिक्स या कोडिंग वाला है तो अब इससे सबसे पहले तो आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें। सारी आवाम को भगा दिया, किसी को वीए बना दो, एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ गई हमारी? आपको बता रहा हूँ ना कि पहले तो आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, फ्रीलांसिंग जो करके वापस आना है। नौकरी तो आपने करनी है, ऐसा नहीं हो सकता कि यार आप कहेंगे मैंने पहले दिन से मतलब कि वो घर वालों ने, जो मैं आज सुबह भी आपसे बात हो रही थी, नौकरी है क्या सोचते हैं आप? नौकरी है फ्रीलांसिंग जो है ना, फ्रीलांसिंग में जितना कुछ आप सीखते हैं मेरे ख्याल में आप किसी चीज़ में भी नहीं सीख सकते, क्योंकि एक क्लाइंट आपके पास आएगा, वो आपको कहता है मुझे PHP में प्रोग्राम वो चाहिए, वेबसाइट चाहिए। दूसरा आपके पास आएगा, वो कहेगा मुझे नोड में चाहिए। बिल्कुल, टाइम उनकी मर्जी का, पैसा उनकी मर्जी का, और आप एक पूरी मार्केट में अपने आप को बेचते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ऑब्वियसली। और मैं जब फ्रीलांसिंग करता था तो तकरीबन 18 घंटे भी मैंने काम किया, 20 घंटे भी काम किया, लेकिन फिर उतना मैं सोया भी नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि यार मैं 20 घंटे काम करके 2 घंटे सो के फिर मैं उठ जाता था। मैंने 20 घंटे काम करके फिर मैं शायद 10 घंटे सोया भी हूँ। लेकिन वो टाइम जो है, अगर आप एक दफ़ा आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया तो आपने उसके ऊपर काम करना है कंसिस्टेंटली, और उसी फील्ड में रहना है। ये नहीं कि कभी आप चले जाएं वर्डप्रेस में, कभी आप चले जाएं PHP और प्रोग्रामिंग ना करें ज़्यादा, तो फिर उसमें आप बड़े ही कोई कंफ्यूज हो जाते हैं। और मेरे ख्याल में ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। तो एक दफ़ा अगर आपके क्लाइंटेज थोड़े से भी बन गए तो आप इजीली स्टार्टअप की तरफ जा सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स की तरफ जा सकते हैं। एक रफ एग्जांपल लेते हैं, एक वर्डप्रेस डेवलपर एंटरप्रेन्योर बन सकता है या स्टार्टअप कर सकता है? वर्डप्रेस में भी वो सिंपल उसको GUI के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप आता है, या बड़ा बेसिक सा, नहीं 6 महीने साल का उसका हल्का सा एक्सपीरियंस है, मैक्सिमम वो थीम को मॉडिफाई कर लेता है। वर्डप्रेस में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं। मतलब स्किल थोड़ी टेक्निकल डेप्थ में आनी जरूरी है, AWS और डेटाबेस एल्गोरिदम्स और। अच्छा, अगर आपको AWS भी आता है तो आप डायरेक्टली स्टार्टअप की तरफ नहीं जा सकते। अच्छा, उसका क्या, पहले सर्विस बेचें, अपनी स्किल सर्विस तो आप बेचेंगे, क्लाइंट्स आपके होंगे तभी आप जा सकते हैं, तभी आप दूसरे लोगों, क्योंकि अगर आप AWS, लेट सपोज AWS को ले लेते हैं, AWS आपको आती है, आपने पहले क्लाइंट्स को सर्विसेज देनी है, फिर आपने एक बंदा साथ लगा लेना है, जो कि क्योंकि आपके क्लाइंट्स ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली, बढ़ते जाएंगे जी। एक बंदा लगाएंगे, दूसरा बंदा लगाएंगे, तीसरा लगाएंगे, फिर आपको पता चल गया कि अब मेरा प्रॉफिट आ रहा है, अब आप एक ऑफिस लें, वहाँ पे उन 3 बंदों को बिठाएं, फिर 4 बंदे लगाएं, साथ 5 बंदे। स्टार्टअप के लिए ऑफिस लेना ज़रूरी है या हम घर पे बैठ के कर सकते हैं? नहीं, स्टार्ट में तो मेरे ख्याल में नहीं है। स्टार्टअप के लिए बिल्कुल, अगर स्टार्टअप से पहले भी एक आपकी जर्नी होती है जिसमें आप, फिर जर्नी आ गई, अच्छा, जिसमें आप आउटसोर्स करते हैं प्रोजेक्ट्स, तो उसमें मेरे ख्याल में आपके पास इतना प्रॉफिट नहीं आ रहा होता। अगर आ भी रहा होता है तो मेरे ख्याल में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा आपको करना चाहिए। हाँ, अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अच्छा, एक बहुत बड़ा मसला होता है फ्रीलांसर्स के साथ स्पेशली, क्योंकि दूसरों को सर्विसेज अपनी दे के अंदर उनकी जो क्रिएटिविटी अपनी होती है,
क्योंकि क्लाइंट जैसा इम्पोज करता है रिक्वायरमेंट, बंदा आगे से वैसा करके दे सकता है, अपना तो आप वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, जैसा काम रिक्वायर्ड होता है वैसे आपने करके देना होता है। तो कहीं ना कहीं मैंने ये देखा है फ्रीलांसर्स के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ये आ जाता है कि हम तो अपना कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते, हालांकि जो चीज़ें वो बना रहे होते हैं खुद और जो क्लाइंट को दे रहे होते हैं वही चीज़ें वेस्टर्न वर्ल्ड में डिप्लॉय हो रही होती हैं, चल भी रही होती है, लेकिन लोग यहाँ पे अपनी वेबसाइट तक भी नहीं बनाते। जो अपनी वेबसाइट नहीं बनाता, काम चल रहा होता है इसलिए नहीं बनाते। काम भी ऑफ एंड ऑफ है, आपको पता है ना, ऑन एंड ऑफ है, कभी आ गया कभी चल गया। लेकिन बात यह है कि कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। 3-4 साल भी लोग फ्रीलांसिंग करने के बाद एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप अवेयरनेस तो मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा फुकदान है, वो रुक जाते हैं। या फिर उससे भी एक बड़ा, हालांकि मैं समझता हूँ वो एक हवा है, हकीकत नहीं है, जो कि आइडिया का कॉन्सेप्ट। वो कहते हैं नहीं आइडिया ढूंढ रहे हैं। अब कई लोग 3-3 साल से, मेरी कल भी एक साहब से मुलाकात हुई, वो 3 साल से आइडिया ढूंढ रहे हैं। 3 साल में तुझे 2-3 बार ही मिले और हमेशा यही कॉन्सेप्ट था उनका कि आइडिया नहीं मिलता। ऐसे उनको मैंने 2-3 आइडिया दिए, वो कहते हैं नहीं आपकी भी मुलाकात करवाई। तो ये आइडिया का थोड़ा समझाए ना, आप माशाल्लाह एंटरप्रेन्योर हैं, आपने आइडिया कहाँ से, कौन सी पहाड़ी से जाकर निकाला ये आइडिया? अच्छा, एक आप चीज़ समझ लें कि स्टार्टअप का मतलब ये नहीं है कि आपने करीम बनानी है, आपने उबर बनानी है, कॉपी पेस्ट नहीं करना। नहीं, कॉपी पेस्ट के अलावा भी आपने ये नहीं है कि यार ज़रूरी नहीं है कि आप अपना प्रोडक्ट बनाएं और उसी के ऊपर काम मार्केटिंग करना स्टार्ट हो जाएं। Okay. स्टार्टअप का मतलब ये भी है कि आप छोटे छोटे प्रोडक्ट बना के वो प्रोडक्ट ही सेल करें। PHP ट्रेवल्स को देख लें। अच्छा, छोटा प्रोडक्ट है, सुभान अल्लाह। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट को देख लें, कि प्रोडक्ट बना के आप सेल कर लें। आप ये भी कर सकते थे कि PHP ट्रेवल ओपन करके आप कहते हैं मैंने booking.com चलानी है, लेकिन आपने नहीं चलाई क्योंकि आपको पता था कि मेरी मार्केटिंग उस तरह की, मैं मार्केटिंग नहीं कर सकता। तो आपने शायद booking.com से ज़्यादा कमाया हो। खौफे खुदा करें, क्या हो गया? अच्छा, मैं वैसे मजाक कर रहा हूँ। तो आप कोड कैनियन पे अगर जाएं, कोड कैनियन पे आप जाके ABC लिखें तो ABC के अगेंस्ट आपके 500 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। लेकिन वो पहला ब्रेकिंग आइडिया क्या हो सकता है? मतलब एक आम सा फ्रीलांसर वो क्या बनाए? वो कोई टेबल बना दे, क्रेड बना दे, कोई कुछ तो बनाए, लोगो ऑटोमेशन का, एनिमेशन का सिस्टम, कुछ तो बनाए, क्या कुछ भी बना दे, कुछ तो हिंट देना, बना दे। इंडिया में एक स्टार्टअप बेवकूफ़ के नाम से टी-शर्ट्स वगैरह बेचते हैं और मल्टी बिलियन का वो बिजनेस कर रहे हैं। बहरहाल कुछ अगर आप हमें हिंट दे दें, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में कोई एप्लीकेशन बना दे, वेब 3.0 में, क्रिप्टो में, या नहीं चलेगी, अभी नहीं चलेगी, और उसका वक्त नहीं आया, वक्त से पहले काम करेंगे तो नहीं चलेगा। अच्छा, तो क्या होना चाहिए, आपका क्या ख्याल? मेरे ख्याल में अगर मैं देखूँ ना तो लोकल कर इंटरनेशनल करे, सबसे पहले तो ये बताएं। अगर आपने डिजिटल एसेट्स बेचने हैं ना तो फिर उसमें तो लोकल और इंटरनेशनल का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर वो तो आपने कोड कैनियन के ऊपर बेचने, थीम मॉन्स्टर के ऊपर। लोकल कोई मार्केट नहीं है इसकी। लोकल तो है ही नहीं, लोकल तो क्रैक ढूंढ रही होती है। ये जो लोग POS बना के स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम या SMS मार्केटिंग टूल्स बना रहे हैं छोटे मोटे, क्या आपको नहीं लगता कि ये इफेक्टिव हैं कि नहीं है? नहीं, इफेक्टिव तो है, लेकिन एज कम्पेयर टू आपके जो खर्चे होते हैं उससे वो कम कमा रहे होते हैं। आपका ब्रेक इवन तक पहुंचने में आपको इतना टाइम लग जाता है या शायद पहुंचते ही नहीं। बिल्कुल, खर्चा होगा तो चर्चा होगा। ओके, ठीक है। आप अगर देख लें, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि कोड कैनियन के ऊपर आप जाएं, CRM के सेल्स देखें। अच्छा, CRM में तकरीबन एक ही तरह की चीज़ें होती हैं, UI चेंज होता है, बाकी वही लीड्स, वही क्लाइंट्स को मैनेज करना, वही चीज़ें होती हैं। लेकिन कोड कैनियन पे कोई अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं मैंने देखा कभी। मैं परसों एक प्रोडक्ट देख रहा था, मेरे ख्याल में $999 USD का। नहीं, प्रोडक्ट पड़े हैं, महंगे भी हैं, लेकिन जब उनका कोड डाउनलोड करते हैं या कस्टमाइजेशन में जाते हैं तो वो बड़ा डाउन ग्रेड वर्जन आपको मिलता है। अच्छा, और तो फिर आप ये भी तो कर सकते हैं, आप अगर गूगल पे जाएं, आप जाके उबर क्लोन लिखें, इंडिया की 10 कंपनीज की वेबसाइट्स आ जाएंगी जिन्होंने अपनी वेबसाइट बना के वहाँ से उबर की क्लोन सेल कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि यार ये मतलब क्लोन बनाए, क्लोन बनाए, किसका? किसी का भी बनाए, कोई आइडिया दे। क्लब हाउस का बना ले, क्लब हाउस का बना ले, नए नए वेंचर्स दुनिया में हो रहे हैं, क्लब हाउस का बना ले, फूड पांडा का बना ले, मेजबान का बना ले, PHP ट्रैवल का बना ले। ठीक है। मेरे ख्याल में क्लोन बनाना कोई बुरी बात तो नहीं है। हाँ, ठीक है, कोई इसमें कबाहत तो कोई नहीं है। एंड ऑफ द डे आप एक सर्विस बना रहे हैं, एक सर्विस और एक इंडस्ट्री को आप सपोर्ट कर रहे हैं। उबर के क्लोन जो है वो 10 बंदे सेल कर रहे हैं। हाँ, तो हम क्यों नहीं सेल कर सकते? अच्छा, और सेल हो भी रहे हैं, आपको पता है? जी, हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है अब ये वाली मार्केट थोड़ी कम हो गई है, क्लोन वाली ना। ये पहले बड़ी चला करती थी, आई डोंट नो क्या रीज़न है, लेकिन अब क्लोन बनने भी बंद हो गए।
पहले फेसबुक का क्लोन बना करता था, Facebook ट्विटर का क्लोन बनता था, फाइवर का क्लोन मैंने देखा हुआ है। मैंने भी देखा, अपवर्क का देखा मैंने, Upwork का। प्रॉपर एस्क्रो उसमें लेकिन हुआ था। अब नहीं देखते ये चीज़ें। अच्छा, लेकिन लोग बना अब रहे जो क्लोन बन रहे हैं ना वो 2 चीज़ों के बन रहे हैं, लिटरली आप उसके सेल्स जाके देखें और सेल हो भी रहे हैं। कैब एप्लीकेशंस, उबर, करीम, ट्रैवल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसके क्लोन अच्छे खासे बन रहे हैं। तो क्लोनिंग में आप जाएं। अच्छा, क्लोनिंग में आपने नहीं जाना, कोई आपके पास अपना आइडिया है? क्लब हाउस तो जो था, क्लब हाउस को देख लें आप। अच्छा, मैंने एप्लीकेशन देखी, उसके मिलियंस में वो हैं डाउनलोड्स हैं। उसने एड्स लगाए हुए मिलियन में, अगर वो हैं डाउनलोड्स हैं तो एड्स से अच्छा खासा कमा रहा होगा यकीनन। अब वो उसने एप्लीकेशन क्या बनाई है, 1 पेज एप्लीकेशन है, 1 स्क्रीन सॉरी। वहाँ पे आप पिक्चर अपनी अपलोड करें और आपने वो देखा होगा क्लब हाउस के ऊपर अगर आप गए हो कि वो बैकग्राउंड चेंज करके येलो बैकग्राउंड लगाते हैं या कोई सर्कल लगा लेते हैं एआई से। अच्छा, आप पिक्चर अपलोड करें, वहाँ से फ्रेम चूज करें और डाउनलोड कर लें पिक्चर, या गूगल के एक्सटेंशन बना लें, या डिफरेंट चीज़ें छोटी मोटी हम गूगल फॉर्म्स के एक्सटेंशन बना लें। फॉर्म्स की बड़ी ज़बरदस्त बनती है, पाइथन के बड़े प्लगइन्स वगैरह बनते हैं डिफरेंट चीज़ों में। ठीक है, तो शुरुआत किसी हल्की फुल्की चीज़ से स्टार्ट, मेरे ख्याल में तो छोटे से स्टार्ट करना तो चाहिए। 1-1.5 साल, लेकिन आप अक्सर एग्जांपल देते हैं, एक वो मेल वाली एक्सटेंशन जो है $1 की। जी। अच्छा, अब उनके मेरे ख्याल में लाखों में वो हैं, बहुत नासा तक यूज़ कर रहे हैं उनको। वो अब वो देख लें आप कि छोटी सी एप्लीकेशन है, $1 की बेच रहे हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी बड़ी चीज़ प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहे हैं बहुत सॉलिड है। हाँ, मतलब समहाउ किसी ने क्रैक किया है उसको। ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, और जब आप बड़ी कंपनीज को कोटेशंस भेजते हैं तो आपको ये बड़ा मैटर करता है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, बेशक थोड़ी बहुत उसमें वो है, स्कैम भी आ जाता है। वो उसमें इंडिया ने वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, लेकिन पाकिस्तान ने की है। मैंने जितने भी उसके वो देखें बॉट्स, मैं बॉट्स की बात कर रहा हूँ, और किस बॉट्स की बात कर रहा हूँ मैं बताता हूँ। पाकिस्तान में वो जितने भी बॉट्स हैं वो पाकिस्तानियों ने बनाए, 5-6 बोट्स हैं। कुछ यूएस के भी हैं, लेकिन इंडिया ने वो नहीं किया हुआ। लेकिन वो बॉट करते क्या हैं? वो बॉट ये करते हैं कि आप अगर अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल कर लें और आप अपने ब्राउज़र में freelancer.com ओपन कर लें, तो वो आपके जो आपने उनको बताया होता है कि यार आपने कहाँ बिड करनी है, टैग्स दिए होते हैं, वो आपके लिए बिडिंग कर रहे होते हैं। ओके, मतलब कंप्यूटर खुद आपके लिए काम कर रहा बिड कर रहा होता है। मज़ा तो यही है। हाँ, और बिड कर रहे होते हैं। लीगली अलाउड नहीं होगा? नहीं, लीगली तो अलाउड नहीं है, लेकिन वो पता है करते लीगली हैं। वो बॉट पता है क्या करता है? कंप्यूटर चाहता है इंसान मेरे लिए काम करे। अच्छा, वो बॉट पता है किस तरह से काम करते हैं? बड़ा उन्होंने इंटेलिजेंटली काम किया। एक तो ये होता है कि बॉट को आप कहते हैं कि APIs यूज़ करें, उससे स्कैम, वो ये नहीं करता। वो रियल टाइम पे काम, वो जावास्क्रिप्ट में जिस तरह आप क्लिक करते हैं, फिर उधर जाते हैं, फिर वो आप लिखता है, डिस्क्रिप्शन लिखता है, फिर स्क्रॉल करता है, मैक्रो यूज़ करते हैं। यस, वो कर रहा है ज़बरदस्त। और वो उसका मेरे ख्याल में 7,000 पर मंथ पे वो दे रहा है। ठीक हो गया। हम वापस आते हैं अगेन हमारी जर्नी के ऊपर, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप। लोकली और क्या क्या चीज़ें हैं आपके ख्याल से? ट्रैवल इंडस्ट्री में तो आपने एक मेज़बान प्लेटफॉर्म बनाया, इसके अलावा आप क्या सोचते हैं कि मज़ीद और चीज़ें हो सकती हैं, जैसे फिनटेक है या हेल्थ टेक है या फर्दर और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें कुछ काम मज़ीद किया फौरी तौर पे किया जा सकता है? अच्छा, फिनटेक अभी हमारी डिस्कशन हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो आप कह रहे थे कि यार सब पैसे लगाने की बात कर रहे हैं जी, पैसे मंगवाने किस तरह है वो बताएं जी। तो उसमें आप अगर काम कर लें जी, पेमेंट गेटवे। और ये मैंने एक आइडिया भी शायद शेयर कर दिया, और आपका शायद आइडिया मैंने शेयर कर दिया गलती से। लेकिन अब आपको फाइन होगा कि आप पैसे, यानी कि आप ऐसा गेटवे बनाएं जिससे आप पेमेंट मंगवा सकें। हाँ, रिसीव होंगे तो आप आगे भेजोगे ना, पैसे मंगवा सकें। अच्छा, इसका मेरे भी एक आइडिया था, जो मेरा CRM है आपका, जो मेरा एक बैकग्राउंड में चल रहा है। हाँ, नाम नहीं शेयर करना था। अच्छा तो कट। अच्छा, तो उसमें ये है कि इनवॉइस एक जनरेट होती है क्लाइंट के लिए। तो अब मैं ये करने लगा हूँ, मेरा ये प्लान है कि उसमें मैं स्ट्राइप इंटीग्रेट कर लूँ और उसमें भी पेपाल इंटीग्रेट कर लूँ। यानी कि जो मैंने इनवॉइस जनरेट की है उसी का वहीं पे लिंक भी जनरेट होगा, और वहीं से अगर क्लाइंट पे करना चाहें, क्योंकि मैंने क्लाइंट को लिंक भेजना है इनवॉइस का, तो उसी इनवॉइस के, यानी क्योंकि वो PDF जनरेट होता है, PDF से वहीं से पेपाल या वो किसी से भी पे कर सकता है और उधर ही पे करके हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। मतलब आपने ऐसा एप्लीकेशन बनाया है जिसने क्लाइंट को पूरी झप्पी मारी है कहीं से भी क्लाइंट जाए ना आपका बाहर। नाम शेयर नहीं करना तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, अगला सवाल मेरा आपसे है जिसकी बहुत ज़्यादा लोग शिकायत करते हैं, और वो है फंडिंग। ठीक है, क्या प्रोसेस होता है, कैसे अप्लाई किया जाता है? क्या आपने अभी तक अप्लाई किया है या आप बूटस्ट्रैप ही करेंगे? आप क्या सोचते हैं फंडिंग के बारे में, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? दुनिया में ऐसे वेंचर्स हैं बाय द वे जिन्होंने आज तक फंडिंग नहीं ली और $multi-billion तक वो पहुंच चुके हैं, और वो मज़ीद कहते हैं हमें ज़रूरत नहीं है।
तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, क्या राय है? और पाकिस्तान में बिलखुसूस अगर किसी इंसान को उधार चाहिए, जिसको इंग्लिश में फंडिंग कहते हैं, तो वो कैसे ले सकता है? मैं आपको बता देता हूँ कि फंडिंग के ऊपर तो मैंने कुछ ज़्यादा ही रिसर्च की है, क्योंकि मैं मेज़बान के ऊपर काम कर रहा हूँ और वो टोटली डिपेंडेंट है। ऑब्वियसली जितने भी स्टार्टअप होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं फंडिंग के ऊपर। तो फंडिंग के कुछ स्टेजेस हैं। स्टेजेस पे जाने से पहले आपको ये इंश्योर करना है कि यार, पाकिस्तान की मैं पहले बात कर लेता हूँ कि पाकिस्तान में फंडिंग किसे कहते हैं। वो कहते हैं भीख मांग रहा है, डोनेशन है। वही मैंने उधार बोला ना। अच्छा, डोनेशन भी कोई बुरी बात नहीं है। इवन अगर आपने कुछ वेबसाइट डोनेशन नहीं होती ना। हाँ, कुछ वेबसाइट्स अगर आपने देखी हो जो कि फ्री सर्विसेज दे रहे हैं, उन्होंने डोनेशन का लिंक लगाया होता है। बाय मी अ कप कॉफी और वो सब डेवलपर्स ने भी किया होता है, हमारी बिरादरी के लोग भी करते हैं। हाँ, तो वो इतना मतलब बुरी बात तो नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन वो तो ओपन सोर्स के लिए करते हैं ना। अब देखिए, मैं अपना टाइम लगा के लाइब्रेरी बना रहा हूँ, आपका काम आसान कर रहा हूँ, तो आपका दिल चाहे तो आप पे कर दें, वहाँ तो ठीक है। लेकिन वो भीख नहीं होती है। एक तो ये मैं चीज़ देख रहा हूँ कि फंडिंग जो है, फंडिंग भी भीख नहीं है। अच्छा, अब उसमें उधार मैंने इसलिए बोला। हाँ, उधार, हाँ बोल सकते हैं, काइंड ऑफ। क्योंकि उधार जो होता है वो आपको वापस करना होता है। इसमें आपने शेयर्स देने होते हैं, कुछ प्रॉफिट देना होता है, कुछ ना कुछ तो देते हैं ना। हाँ, तो अच्छा, अब फंडिंग के जो है वो एक प्री सीड होती है, एक सीड फंडिंग होती है। ठीक है। सीड फंडिंग के बाद आप सीरीज में चले जाते हैं, सीरीज A B C D, ठीक है। और उसके बाद सीरीज के बाद आप जाते हैं उसमें एग्जिट कर जाते हैं। अगर आप थोड़ा हमें देसी वे में समझाएं, प्री सीड, सीड और फिर सीरीज, ये क्या होती है? मैं आपको बताता हूँ। प्री सीड जो है वो आपने एक गिलास का आपके पास आइडिया है, ठीक है, और वो गिलास बनाने के पैसे नहीं है। तो गिलास जो है, गिलास की शेप का पहले आपने वो बनाना होगा, कोई MVP खाका, हाँ, MVP, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट जी, ठीक है। अब उसके भी आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपके प्री सीड फंडिंग होगी कि आपने किसी से प्री सीड फंडिंग ली कि आप मुझे इतने पैसे दें, उसमें मैंने एक MVP बनाना है। ठीक है, एक एग्जांपल कह लेते हैं, एग्जाम्पल, एक ही सैंपल बनाना है, ठीक है। अब MVP आपका बन गया, अब आपकी सीड फंडिंग की स्टेज है, ठीक है। अच्छा, अब इसके दरमियान में अगर आपके पैसे रुक गए तो फिर आपकी प्री सीड फंडिंग यानी कि दोबारा भी हो सकती है। सीड फंडिंग, अब ये आपका प्रोडक्ट बन गया है जो कि एक सैंपल है जी, लेकिन इसको मार्केट में लेके जाने के लिए आपको सीड फंडिंग की ज़रूरत है, ठीक है। यानी कि इस सैंपल के आपने 1000 पीस बनाने, ठीक है, या 500 या 100 पीस बनाने, ठीक है, तो आपने सीड फंडिंग करनी है, ठीक है। अब 1000 का आपका टारगेट है, लेकिन 100 बनाने के बाद आपके इतना प्रॉफिट नहीं आया कि आप फिर से उसके 100 ले सकें, तो आपको फिर से सीड फंडिंग, यानी कि एक फंडिंग जो है, स्टेज जो है, वो आप मल्टीपल टाइम्स भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। मैंने जो पढ़ा वो इसके मुताबिक तो यही है, ठीक है। सीड फंडिंग के बाद आपका प्रोडक्ट इतना हो गया कि यार अब वो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, हाँ, और प्रॉफिट जनरेट भी कर रहा है, तो फिर आपके सीरीज स्टार्ट हो जाते हैं। और सीरीज में जाने के लिए बहुत आपको टाइम चाहिए होता है, सीरीज A, सीरीज B। उसके बाद जब ये सीरीज के बाद आपको ग्रोथ पे आ जाती है, तो फिर आपको फंडिंग भी छोटी कंपनीज या छोटे इन्वेस्टर्स नहीं करते हैं, आपको वेंचर कैपिटलिस्ट करते हैं, जिसको VC भी हम कहते हैं जी, ठीक है। और VC की तरफ जाने के बाद यानी कि आप ये भी कर सकते हैं, ये भी बताते हैं VC क्या होते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट वो होते हैं जो कि एक बड़ी कंपनीज होती हैं जो कि हैवी इन्वेस्टमेंट करती हैं। वो ये नहीं करती कि मैं 10 लाख इन्वेस्ट करूंगा या मैं 1 करोड़ इन्वेस्ट करूंगा, वो मिलियंस में नहीं बिलियंस में करते हैं। मिलियंस में तो आप सीरीज में सीड फंडिंग तक चले जाते हैं। अगर आप US में या कहीं है, पाकिस्तान की मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है, तो वो यानी कि बिलियंस में चले जाते हैं, ठीक है, PKR बिलियंस, तो उसमें वो आप सीरीज में। अच्छा, अब उसमें ये होता है कि अब मैंने और आपने फंडिंग की हुई है और मैं वहाँ पे, हमारे पास यानी कि 2 बंदे हैं, हम इन्वेस्टर एज ए, वहाँ पे हमने फंडिंग करके हम शेयर्स ले लिए जी। अब वो उनको एक और इन्वेस्टमेंट मिल रही है जी। लेकिन मुझे लग रहा है कि यार अब मैंने जितना कमा लिया वो काफ़ी था, मैंने कहीं और इन्वेस्ट करना है, तो मैं एग्जिट भी कर सकता हूँ। एग्जिट का ये होगा कि मेरी जितनी परसेंटेज होगी उसका मैंने अपना हिस्सा लिया और मैं चलता बना, इसको कहते हैं एग्जिट। इस तरह कोई आ रहा होता है, कोई एग्जिट कर रहा होता है। अब तो जो लोग एग्जिट कर जाते हैं वो उस बिजनेस का क्या होता है? उस बिजनेस का ये होता है कि उनकी जो परसेंटेज होती है वो डिवाइड हो जाती है सारों में, जो इन्वेस्टर्स होते हैं। yes. अब इन्वेस्टर्स को ऑन करना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, इन्वेस्टर्स नहीं, जो मतलब अगर 5 बंदे ना, 5 में से एक लीव करना चाह रहा है जी, और मेरा 10% है। नहीं, अगर नॉर्मली अगर कोई एक ही है, फाउंडर है, CEO है, हाँ, उसने इन्वेस्टमेंट भी ले ली, उसने अपना वो वेंचर लेके चला भी, इन्वेस्टमेंट भी आ गई, अब उसने एग्जिट मारा है, तो वो तो एग्जिट मार ही नहीं सकता ना। नहीं मार सकता, क्यों?
वो क्यों एग्जिट मारेगा, उसने तो चलाना है अगर प्रोडक्ट। सिंपल मिसाल देता हूँ, रफली करीम की देख लें, करीम के सीईओ ने एग्जिट कर दिया, तो फिर सीईओ वो सबसे पहले तो ओनरशिप अपनी जो है वो किसी और को देगा। वही मैं कह रहा हूँ, वो उसका क्या होगा, वो उस हालत में ओनर कौन बनेगा? उस हालत में वो जिसे चाहे वो बना सकता है, या फिर जिसने बाई की है कंपनी। नहीं बाई नहीं किया, उसमें ये होता है कि आपके जब बंदे 2-3 आ जाते हैं तो उसमें आपके डायरेक्टर्स मीटिंग होती है या फिर बीओ, अच्छा ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। ठीक है। बोर्ड मीटिंग भी अक्सर आपने देखा होगा कि उनकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है, जिस तरह ये हैस्कोल का केस हुआ था, बोर्ड मीटिंग्स होती थी। तो बोर्ड मीटिंग्स में वो डिसाइड होता है कि हमने किसको ओनरशिप देनी है, किसको सीईओ बनाना है, किसको, क्योंकि वो पूरी मैनेजमेंट चेंज होती है, एक सीईओ के चेंज होने से वो पूरी मैनेजमेंट चेंज होती है। आई थिंक शायद सीईओ करीम का आज भी वही है, नहीं मतलब मुझे नाम याद नहीं है उनका, अब मुझे पता नहीं है, लेकिन आई थिंक उनको पहले कंपनी से ओनरशिप सेल हुई है, सीईओ आज भी वही है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले भी उनकी तस्वीर अच्छा, सीईओ जो होता है ना, आप यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बन चुका है पाकिस्तान में कि सीईओ जो है वही ओनर है, फाउंडर भी वही है, फाउंडर भी वही करता है। हो सकता है सीईओ सैलरी पे हो, हाँ नॉर्मली दुनिया में यही होता है, सीईओ सैलरी, और अक्सर होता है, हाँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा पैसा लगा रहा है वो टेक्निकल भी हो, वो उस कंपनी को चलाने के काबिल भी हो सकता है मैं टेक्निकल नहीं हूँ, या मेरी जो कंपनी है मैं टेक्निकल हूँ, मुझे सीईओ किसी ने बना दिया कि आप इस कंपनी को चलाएं, मेरी सैलरी मुझे देते हैं। ऑनर कोई होता है, प्रिंसिपल कोई होता है। कल हम बात कर रहे थे रोजी की, रोजी के सीईओ जो थे वो मोनिस थे। rozi.com पूरा बोल रहे हैं, rozi.pk, लोग गलत ना समझें, rozi.pk जी .pk वो रोजी नहीं, वो रोजी नहीं, ठीक है, बोलने लगा था आगे भी। अच्छा, तो rozi.pk के सीईओ जो है वो मोनिस थे, लेकिन अब वो चले गए दुकान पे और सीईओ वहाँ पे कोई और है, आई डोंट नो, उनको सुपरमार्केट में भी ले जाए, अल्लाह करे। तो अब वो पता नहीं कि उसके जो सीईओ हैं वो एज ए शेयर पे आए हैं, हो सकता है उनके पहले से हो, वो उनका अंदर का आपस का वो है, आपका उसका कोई मतलब हमारा लेना देना नहीं है। तो ये कुछ स्टेजेस होते हैं फंडिंग के। अब पाकिस्तान में आ जाते हैं। पाकिस्तान में फंडिंग जो है वो इंतहाई मुश्किल है। वजह, उसकी वजह ये कि सबसे पहले तो फंडिंग में जो सबसे पहले सोर्स आती है, अगर आप फंडिंग पढ़ें तो उसमें वो आपको कहते हैं कि प्री सीड फंडिंग जो है वो आपने रेस करनी है फ्रेंड्स एंड फैमिली से। अच्छा दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम। अब आप खुद सोचें, रिश्तेदारों से आपने पैसे लेने बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए उनको हार्ट अटैक नहीं आ जाना, रिश्तेदारों से आपने पैसे लेने ये तो कभी सुना ही नहीं हमने, ये खुद देख। अच्छा, रिश्तेदारों से आप पैसे मांगने जाए ना, उनको आपकी शक्ल से पता चल जाता है कि ये पैसे मांगने हैं, वो आगे से रोने लग जाते हैं कि यार बड़े हालात ख़राब है। अच्छा, ये मुझे लगता है माइक उतर गया क्या? नहीं ठीक है, अच्छा। सही चल रहा है, रिश्तेदारों की बात हुई। अच्छा, हमने स्टेजेस की बात कर ली और पाकिस्तान में आपने बताया कि मुश्किल है। हाँ, कि प्रीस मतलब आप फ्रेंड्स एंड फैमिली से आपने सबसे पहले ये तो पाकिस्तान में काट दें ये वाला ऑप्शन ना, ठीक है। अब उसमें वो मसले आ जाते हैं जो सीधी बात है। सेकंड जो आपके पास होती है कि आपके पास कुछ प्री सीड फंडिंग होगी, आपने मिनिमल वाइबल प्रोडक्ट बना लिया है, तो फिर आप रेस करना स्टार्ट करेंगे डिफरेंट सीड फंडिंग के। अच्छा, एक एवरेज तौर पे आपके ख्याल से बेहतरीन तरीका क्या है इसका? मतलब क्या खुद से इसको वो MVP खुद से बनाए कम से कम, हाँ, अपनी जेब से पैसे लगा के, ताकि इन्वेस्टर को ये तो होना कि ये पैसा लगाना भी जानता है और पैसा लगा भी रहा है। प्री सीड मेरे ख्याल दुनिया में बहुत कम होती है, आपका क्या? बहुत कम होती है, सीड फंडिंग होती है, ऑलमोस्ट नामुमकिन के करीब है ना, शायद किसी को। अच्छा, प्री सीड होती भी है ना, तो इसमें वेंचर कैपिटलिस्ट भी हमने वो कर लिया, डिस्कस कर लिया, प्री सीड भी कर लिया, फ्रेंड्स एंड फैमिली वाला ऑप्शन। जी। और आई थिंक प्री सीड में जो शेयर है आपका वो बहुत कम होता होगा। मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पे प्री सीड में जो आपको इन्वेस्ट करते हैं उसको कहते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। ये एक और टर्म आ गई। एंजल इन्वेस्टर ये होते हैं कि वो फरिश्ता है उसके लिए, वो फरिश्ता है। अब वो क्या कर रहा है कि वो रिस्क जो है, अच्छा, जब आपका रिस्क हाई हो तो आपने जो परसेंटेज उसको शेयर देना होता है वो भी ज़्यादा देना होता है। तो वो आपसे 50% पे आता है, 40% पे आता है, 60% पे भी हो सकता है 70% पे भी आ जाए। बाद में वो कम कर देगा जब आप प्रॉफिट पाएंगे। तो पैसा लगा इसी वजह से। अच्छा, वो आपके ऊपर पैसा लगा रहा है, वो आपके प्रोडक्ट पे नहीं लगा रहा, क्योंकि प्रोडक्ट चले ना चले उसका कोई पता नहीं है, तो इसीलिए उसको एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। और नहीं करना चाहिए आपके ख्याल से? मेरे भी ख्याल से ये, मेरे ख्याल से तो आपको कुछ ना कुछ तो खुद करना चाहिए पहले, बल्कि कुछ नंबर्स भी दिखाएं, कुछ सेल्स भी जनरेट करें, मार्केट में फेंक के प्रोडक्ट को उस लेवल तक आकर ले। अच्छा, लेकिन प्री सीड के ऊपर भी अगर आपका बड़ा प्रोडक्ट है, जिस तरह मेजबान है, तो उसमें हमारे मल्टी मिलियंस PHP ट्रैवल्स छोटा है और मेजबान बड़ा है। नहीं, PHP ट्रैवल्स तो बहुत बड़ा है ना, लेकिन उसमें भी आपने प्री सीड अगर आप देखें तो अच्छी खासी की होगी। मैं तो मेजबान को बता रहा हूँ कि मल्टी मिलियंस उसमें लग चुके हैं। ठीक है। और ऑब्वियसली आपको भी पता है कि लग चुके होंगे। उसकी वजह ये है कि यार बहुत मतलब डेवलपर्स की कॉस्टिंग और टाइम बहुत हो गया ना, 8 साल हो गए हैं इसको असल में
PHP ट्रैवल हाँ, इस वजह से ज़्यादा उसकी exactly. cost बढ़ी। बहरहाल मैं मजाक कर रहा था, वो बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, बिजनेस नहीं, होता बड़ा छोटा होता है। अच्छा चल तो हमने स्टेजेस की भी बात कर ली, फंडिंग की बात कर ली। पाकिस्तान में फ्रेंड एंड फैमिली वाला ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास। अब नेक्स्ट आपके ख्याल से इसका क्या जुगाड़ हो सकता है, कैसे हम इसका वो हैक कर सकते हैं, कि पैसा कहाँ से आएगा? अच्छा, इसमें क्या डिफरेंट VCs हैं पाकिस्तान में, नहीं, इन्वेस्टर्स हैं? VCs के पास तो आप जा ही नहीं सकते ना स्टार्ट में। VC में तो आप बाद की नहीं, स्टेज बन में गया प्रोडक्ट, MVP बना लिया, मार्केट ले गए, कोई भी आप एक बार आपके पास ई-कॉमर्स स्टोर बना लिया, ठीक है, महीने का 50,000 1 लाख कमा रहा है। अब मुझे स्केल करना है, ग्रोथ चाहिए मुझे। तो उसमें डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस होते हैं। जिस तरह आपका एक है फातिमा वेंचर्स जी, तो फातिमा गोभी वेंचर्स जी। हाँ, तो फातिमा वेंचर्स अच्छा खासा वो इन्वेस्ट करता है जी। उसके पास जो प्राइजो, एक आपको पता होगा प्राइजो में फातिमा वेंचर्स ने किया हुआ है, एयरलिफ्ट में फातिमा वेंचर्स ने किया था, जो कि एक लोकल कंपनी है। हो गया। हाँ, तो तो उसमें ये है कि आपको देखना चाहिए कि अच्छा अब हमने क्या किया है। मैं अब अपना मेज़बान को बता देता हूँ। मैंने एक कैलेंडर बनाया हुआ है, जब भी कोई ओपनिंग आती है, कोई भी कंपनी, हम डिफरेंट कंपनी सेलेक्ट करते हैं, और मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ कि हर डेट के ऊपर या हर हफ्ते में कोई ना कोई 2 या 3 हमने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। इतने ज़्यादा एक्सेलरेटेड प्रोग्राम्स हैं, मुझे नहीं पता कि उनमें से ज़्यादातर सिर्फ हमारी डेटा गेट करने के लिए वो कर रहे हैं, क्योंकि वो आपसे PDF भी ले रहे होते हैं। अच्छा, एक्सेलरेटर और इंक्यूबेशन में कुछ फ़र्क होता है या दोनों सेम है? नहीं, मैं आपको बता, बिल्कुल होता है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, वो जो एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स हैं वो आपसे PDF भी ले रहे होते हैं आपकी पिच डेक का, कि आपका आइडिया है क्या। मुझे नहीं पता कि वो आइडिया बटोरने के चक्कर में होते हैं। मैं सॉरी यहाँ पे रोकूंगा आपको। पिच डेक की आपने बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें सुनने वालों को, देखने वालों को मैं बता दूं, पिच डेक एक डॉक्यूमेंट होता है जो आप इन्वेस्टर के पास लेके जाते हैं, अपने पूरे आइडिया को समराइज़ करके डिटेल के साथ। बड़ा कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट भी होती है, नंबर्स भी होती हैं, सारा कुछ, कितनी रेज आपने करनी है, अमाउंट कितनी इन्वेस्टमेंट होनी है, कब प्रोडक्ट रेडी होना है, ईच एंड एवरीथिंग, उसकी पूरी जन्म कुंडली आपके आइडिया की होती है। इसमें आप कुछ हिंट्स या कुछ आइडियाज देना चाहिए? इसको कैसे पिच डेक को मजीद टेम्पलेट यूज़ कर लें किसी का, या खुद से बनाए, या नहीं क्या? खुद से। अब तो आपके पास कैनवा जो है वो काफ़ी इजी टूल आ गया, जिस पर बहुत अच्छी पिच डेक्स बनती हैं, और एक्सट्रीमली यानी कि पावर पॉइंट से अच्छी बन रही होती हैं, क्योंकि ईजी है। कोई शक नहीं। ईजी है, इसका ये मतलब नहीं है कि पावर पॉइंट जो है वो भी अपनी जगह पे, वो अपनी जगह पे है, लेकिन आपको होना चाहिए। मैं आसान अल्फाज में ज़रा बता देता हूँ ऑडियंस के लिए कि पिच डेक होता क्या है। पिच क्या होता है कि आपने किसी के सामने अपना आइडिया जो है वो प्रेजेंट करना है, और डेक जो है वो सिंपल अल्फाज में प्रेजेंटेशन को कहते हैं। तो अपने आपके आइडिया की प्रेजेंटेशन जो होती है उसको पिच डेक कहते हैं। अच्छा, इसका डॉक्यूमेंट बनाए या स्लाइड्स बनाए? क्या नहीं, इसकी होती स्लाइड्स हैं। स्लाइड्स होती स्लाइड्स हैं। अच्छा, जो अकॉर्डिंग टू, अच्छा, और इसमें मैं उसको विवेक बिंद्रा को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, उसके मैंने डिफरेंट पेड कोर्सेज लिए हुए हैं। वो कहता है कि आप जो स्लाइड्स बनाते हैं तो आप 5x5 का रूल रखें। और काफ़ी 5x5 क्या है कि 5 लाइनें हो और हर लाइन में 5 वर्ड्स हो। अच्छा, ये नहीं है कि आपने भर दिया इन्फॉर्मेशन से, क्योंकि यूज़र को मिनिमल रखे। हाँ, वो चाहिए। और उसने एक, अगर आपको चाहिए मैं आपको दे भी दूंगा, उसने एक टेम्पलेट शेयर किया हुआ था कि 10 स्लाइड्स होंगी। अब हर स्लाइड में, पहले स्लाइड में अपने क्या करना है, दूसरे में क्या करना है, तीसरे में क्या करना है। और उनकी वहाँ की इंडिया की एक बहुत ही मशहूर फैमिली है, अंबानी फैमिली, तो वो भी इन्वेस्टर है। वो डिफरेंट, अच्छा, वो अंबानी फैमिली की जो रिक्वायरमेंट्स की स्लाइड, वो है ना, रिक्वायरमेंट्स की एक डॉक्यूमेंट है कि आपने किस तरह से स्लाइड्स बनानी है, वो 10 स्लाइड्स उनका उन्होंने शेयर किया था। मुझे नहीं पता वो बाकियों के लिए भी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, लेकिन अंबानी फैमिली के लिए वो एप्लीकेबल। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है जिसमें मैं डिस्कस करना चाहूँगा। नंबर 1, तो अगर हम यूरोप की भी बात करें, वेस्ट की बात करें, अभी ये कैनवा हम सब देख रहे हैं, बहुत बड़ा वेंचर बन गया, दुनिया उसको कैसे इस्तेमाल कर रही है, 35 बिलियन पे चला गया। हाँ, और उसकी जो ऑनर है उसकी 35 ईयर्स है, वो एक लड़की है, ठीक है। और उसका मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे उसने इंटरव्यू दिया, उसने बताया 100 से ज़्यादा इन्वेस्टर से मैंने मीटिंग की। तो आप अंदाज़ा लगाएं, उनके लिए जो कि दुनिया के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आते हैं, 100 इन्वेस्टर की मीटिंग के बाद जाके उसको फंडिंग मिली और वहाँ से उसका आगाज़ हुआ। अच्छा, लेकिन हमारी तो ईगो भी हर्ट होती है ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो हमारे लिए तो ज़्यादा मुश्किल है ना। यहाँ तो फाइनेंस के क्राइसिस बहुत ज़्यादा हैं, इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, फिर बिहेवियरल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। तो हमें तो बर्दाश्त डबल चाहिए। और एटीट्यूड, जी, एटीट्यूड के इश्यूज़ हैं, तो हमारा तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा लगेगी। नंबर 1, इसका आप लोगों ने ख्याल रखना है कि बर्दाश्त करना, क्योंकि स्टार्टअप जिस तरह सबसे पहले जो आपने ज़बरदस्त बात की ना, ख्वारी। हाँ, ख्वारी जो है, एक मैं पॉइंट दे देता हूँ। आप अगर फाउंडर ढूंढ रहे हैं ना, इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं और अपने स्टार्टअप के लिए, तो सिंगापुर एशिया में ही आता है।
सिंगापुर काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बिल्कुल, ट्रैवल एंड टूरिज्म में भी कर रहे हैं, हमने भी सबमिट किया है। हाँ, एक्सेलरेटर रिजेक्ट हो गए हम लोग। अच्छा, एक्सेलरेटर में हम भी रिजेक्ट हो गए। मुबारक। हाँ, वो उनका नाम है, काफ़ी अच्छी वो कंपनी है, मैं बहुत अरसे से उनको फॉलो कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि मैं इसमें एक दिन सबमिट करूँगा। एक्सेलरेटिंग एशिया नाम है उस कंपनी का, रेड कलर का लोगो है, ए लिखा हुआ है। एग्जैक्टली, आपने भी उसी में अप्लाई किया था? उसी में सबने, गवर्नमेंट ने उन्हीं को अपॉइंट किया हुआ है ना ट्रैवल एंड टूरिज्म के अंदर। अच्छा, आपने एक चीज़ पूछी थी कि एक्सेलरेटर और इंक्यूबेशन में क्या फ़र्क है। अच्छा, इंक्यूबेशन जो है वो आपको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे बैठ के आप काम कर सकते हैं, ठीक है। आपके डिफरेंट सेमिनार्स होते हैं, डिफरेंट वर्कशॉप्स होते हैं, उसमें डिफरेंट इन्वायरमेंट आपको देते हैं। डिफरेंट ऑफिसेज होते हैं, आप ऑफिस पे भी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एक तरह की वो को वर्किंग स्पेस है, लेकिन उस को वर्किंग स्पेस के लिए आपको पे नहीं करना पड़ता है। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, वो फ्री ऑफ। ये एक्सेलरेटर है? नहीं, वो इंक्यूबेशन है। इंक्यूबेशन है। हाँ, लेकिन पेड इंक्यूबेशन भी होते हैं, जिस तरह ईसी वालों के, इनेबलर्स वालों के, तो पेड इंक्यूबेशन भी होते हैं। फ्री इंक्यूबेशन जो गवर्नमेंट के हैं वो फ्री इंक्यूबेशन है। लेकिन गवर्नमेंट को की इंक्यूबेशन लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, पिच डेक, यानी कि आप किस आइडिया पे काम करना चाहते हैं। आप एज ए फ्रीलांसर वहाँ जाके काम नहीं कर सकते। आपको कोई ना कोई आपका आइडिया होना चाहिए। उस आइडिया में वो आप हायरिंग खुद करेंगे, सारा कुछ खुद करेंगे, पे भी आप खुद करेंगे। वो सिर्फ एक इन्वायरमेंट, एक ऑफिस आपको देंगे। अब आ जाते हैं एक्सेलरेटर पे। एक्सेलरेटर ये कि सिंपल आप जो फंडिंग रेस करते हैं उसको एक्सेलरेटर कहते हैं। अच्छा, पहले आप इंक्यूबेट होते हैं फिर एक्सेलरेट होते हैं। यस। अच्छा, इंक्यूबेशन में एक्सेलरेटर आते हैं। अच्छा, वहाँ पे आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। जिस तरह नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है उसका NIC इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे जैज़ काफ़ी ज़्यादा आता है और जैज़ वहाँ पे एक्सेलरेट करता है। जैज़ के अपने एक्सेलरेटर प्रोग्राम है, हमने भी अप्लाई किया था। 8XM कुछ है इस तरह से कुछ, तो वो ज़रा है। अच्छा, एक मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं खुद अभी लर्नर हूं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो सकती हैं। हम सब लर्नर। हाँ, तो वो ये कि कमेंट, वो अलग बात है, स्टीव जॉब्स कॉल करता रहता है, लेकिन हम लर्नर हैं। अच्छा, मैंने ज़ाती तौर पे ये देखा है पाकिस्तान में अवेयरनेस का बहुत बड़ा फुकदान है इस एंटरप्रेन्योरशिप और इस ख्वारी को लेकर के। इसके लिए हम भी ये काम कर रहे हैं, लेकिन इससे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है कॉन्फिडेंस का, वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और उससे भी बड़ा जो प्रॉब्लम मैंने देखा है वो आता है पार्टनरशिप का। हाँ। और इस पे मैं चाहूँगा आप थोड़ी सी मज़ीद रोशनी डालें कि ऑब्वियसली आपने पार्टनरशिप भी की होगी, टूटी भी होगी, चलाई भी होगी, बड़े एक्सपीरियंसेस आपके रहे होंगे, तो इसको कैसे आप लेके चलते हैं? ज़्यादातर आपने देखा होगा बाहर की दुनिया में भी 2 या 3 लोग मिल के वेंचर करते हैं, चाहे जितनी बड़ी से बड़ी कंपनी आप ले लें। बेशक टॉप पे एक होता है, लेकिन उसने टीम अपने पार्टनर्स की बड़ी स्ट्रांग बनाई होती है। अगर वो टेक्निकल नहीं है तो एक टेक का बंदा लेके आएगा, CTO रखेगा। अकाउंटिंग का नहीं है तो अकाउंट के लिए एक पार्टनर मिलाएगा, शेयर्स देंगे उनको, ऑनरशिप देंगे, सैलरी पे नहीं रखते वहाँ पे। तो आप क्या, और यहाँ पे ये बड़े मसाइल चलते हैं। हालांकि मेरे अपने ज़ाती तौर पे कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं, बट स्टिल मैं एंडोर्स और रिकमेंड करता हूँ कि पार्टनरशिप करनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है, आपका क्या एक्सपीरियंस? पार्टनरशिप से पहले आपने क्या पूछा था? यही था, पार्टनरशिप ही थी। अच्छा, नहीं, पार्टनरशिप से पहले भी कुछ था, मैं भूल गया हूँ। चलें, याद आ जाएगा फिर कर लेंगे। फिलहाल पार्टनरशिप के ऊपर आप देखिए। ठीक है, उसमें पार्टनरशिप का ये कि मैं सिंगल जो मेरी अब टेक सोल है वो बिल्कुल, यानी कि मैंने खुद अकेले स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और वो काफ़ी अच्छी चल गई है। मैंने जो मेज़बान है वो भी काफ़ी अच्छी चल रही है, पार्टनरशिप के साथ की है। तो इसमें ये नहीं होता, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप अकेले करें या पार्टनर्स के साथ करें, लेकिन आपको ये देखना पड़ता है कि आप अगर अकेले कर रहे हैं तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हैं, आपने ही चलाना है। और उसमें जो है आपका टेम्परेमेंट बिल्कुल यानी कि ख़राब हो जाता है। आप यानी कि बेवजह चिड़चिड़ापन आप में आ जाता है, भी हो जाते हैं ना बिजनेस में बहुत ज़्यादा, यानी कि गलती किसी की होती है, सुना आप किसी और को रहे होते हैं। तो उसमें अपटेक में जो मेरा वो है वो शायद वहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से है भी, लेकिन मेज़बान में वो नहीं है, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ मेरे पास हैं, कुछ मेरे पार्टनर्स के पास हैं। अच्छा, एक बीच में मैंने और पार्टनरशिप की थी और वो टूट गई। उस पार्टनरशिप के टूटने की वजह मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमने रिटर्न कुछ भी नहीं किया था। ओके, तो चीज़ों को डॉक्यूमेंट करें, बेशक वो अकाउंटेबिलिटी में लेके चीज़ों को डॉक्यूमेंट करें। चीज़ों को ना डॉक्यूमेंट करें। कभी भी पार्टनरशिप फाइनेंसिस की वजह से नहीं टूटती। अच्छा, मुझे ये लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से टूटती हैं कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरी ये थी, मैंने ये, उसने ये नहीं पूरी की, आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। वो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ राइट डाउन कर लें अपने पेपर पे तो आप बहुत अच्छा से चल सकते हैं। फाइनेंसिस की वजह से कभी भी नहीं टूटता, क्योंकि हर बंदा यहाँ पे ना क्या कहते हैं,
खान बना हुआ है कि यार मेरे पास बहुत पैसा है, तो मिनिस्टर है हर हाँ, फाइनेंसेस की वजह से टूटता भी नहीं है। हर बंदा कहता है मेरे पास बहुत है, मुझे तो चलाने की ज़रूरत ही नहीं, मुझे तो लेके ही आने की। लेकिन हर आपने शुरू में फिक्रा बोला ना, बड़ा ज़बरदस्त है ख्वारी का। अब हर लफ्ज़ जो निकल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप के लिए वो ख्वारी निकल रहा है। अब अगला कॉन्सेप्ट है, अब मतलब ये वो है ना, कुएं से बचे तो वो एक मिसाल भी है ना, पता नहीं खाई में गिरे, टीम वर्क, ह्यूमन रिसोर्सेज। अब वो जंग है आपकी, अब सारा वही है। अब वो विजन शेयर करना और लोगों को रेडी करना, मोटिवेट करना और उनको दिखाना वो उधर जाना है हमने, वो ये बहुत बड़ा मसला कैसे है। खिलाएं? पाकिस्तान में टीम वर्क का जो है एटीट्यूड का प्रॉब्लम भी है। एक बंदा अगर काम कर रहा है तो उसको लगता है कि यार सामने वाले को नहीं आता, लेकिन मैं तो मतलब पता नहीं ये प्राउडली कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरी कंपनी में जो है वो एक काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, क्या कल्चर क्या आप डेवलप किया आपने, किस तरह बनाया? अच्छा, सबसे पहले मैंने चीज़ एक डेवलप की है, मुझे नहीं पता वो ठीक है या गलत है, लेकिन मेरे लिए सही साबित हुई है कि हम सारे बैठ के एक ही जगह पे काम कर रहे होते हैं, जिसमें मेरे और मेरे एम्प्लॉयज़ के, मेरी टीम के दरमियान में कोई गैप नहीं है। ओके, ठीक है। और उसकी वजह से ये है कि हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स पे काम हो रहा है सब बिल्कुल ठीक हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, हाँ, तो मेरे ख्याल में जितना ज़्यादा गैप होगा उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स बढ़ेंगी। अच्छा, मैं उनके साथ बैठता हूँ तो उनके आपस में भी कोई रोले नहीं चल रहे होते, क्योंकि और रोले जब होते हैं तो मेरे ख्याल में वो पॉलिटिक्स तभी इन्वॉल्व होती है जब आपकी काउंट जो है, हेड काउंट जो है वो बढ़ जाता है। ओके। मेरा हेड काउंट अभी 18 है। आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स नहीं है, आप ये कह रहे हैं? ऑफिस पॉलिटिक्स होती नहीं है? नहीं है। ओके, ऑफिस पॉलिटिक्स जो है वो ख़राब ही करती है ऑफिस को। ऑब्वियसली, और फिर यूनियन बन जाती है, फिर बड़े इश्यूज होते हैं उसमें। अच्छा, उसमें मैंने एक तो ये चीज़ मेंटेन की हुई है कि मैं साथ बैठ के काम कर रहा होता हूँ। दूसरा, अगर किसी को, बल्कि इसको मैं ज़रा रिफाइन करूँ, साथ बैठ के करवा रहा होता हूँ। तो हाँ, ठीक है, कभी कभार कर भी लेता हूँ। अच्छा, दूसरा ये है कि वहाँ पे अगर कोई अलाउंस, जिस तरह भी ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई थी तो हमने पेट्रोल अलाउंस वगैरह स्टार्ट किया। ओके, अच्छा, अब पेट्रोल अलाउंस जो है, रिवार्ड करें उनको। हाँ, उसमें अगर सबसे सीनियर बंदा जो है, अच्छा मेरे से भी एक सीनियर है, वो CTO है मेरा, बड़ा ही खान बंदा है। अच्छा, आपसे भी सीनियर है? वो मेरे से भी सीनियर है। CTO CEO से भी सीनियर है। अच्छा, क्या बात है। कभी कभार ये होता है कि मैं 12 चला जाता हूँ। चाइनीज पॉइंट सिस्टम तो नहीं है आपके ऑफिस में? पता नहीं, कभी कभार मैं 12 बजे जाता हूँ, वो 1 बजे आ रहा होता है, 2 बजे आ रहा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखेगा वो, देखने दे। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो शायद मेरी आदतें भी उसी ने ख़राब की हैं। ओके, हाँ, क्योंकि मुझे अब कुछ नहीं पता होता कि कौन क्या काम कर रहा है, वो खुद ही मैनेज कर रहा होता है। ये अच्छी बात है ना। यही तो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, वरना तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है। दूसरा, मेरा जो HR है, मुझे नहीं पता होता कि वो आपका अचार, हाँ, अचार ही है। अच्छा, HR जो है वो मैनेज कर रहा होता है ह्यूमन रिसोर्सेज को, मतलब जो भी मसले होते हैं, अचार ह्यूमन रिसोर्सेज। हाँ, मेरे तक कुछ एम्प्लॉयज़ के मसले नहीं आ रहे होते, जो कि हाँ, वो एक, ये दो चीज़ें बिल्कुल ही शायद मतलब मैं, सुकून वाला इन्वायरमेंट। हाँ, सुकून वाला इन्वायरमेंट है। हर किसी के पास अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। की पॉइंट्स बताएं एक आम आदमी को जिसने पार्टनरशिप के बाद MVP बना लिया, अब उसने टीम बनानी है, तो वो क्या करे? अच्छा, अब देखिए, पेट्रोल अलाउंस हर कोई तो नहीं दे सकता वो। हाँ, नहीं, पेट्रोल अलाउंस में एक चीज़ पूछना नहीं, उसमें जो मैं मेन पॉइंट वो कर रहा था कि पॉलिटिक्स ना हो उसके लिए, तो वो मैं बताना भूल गया कि अगर सबसे सीनियर बंदा है ना, तो उसको जितना परसेंटेज अलाउंस मिल रहा है, ठीक है, वही सबसे वो नीचे जो जेनिटर है उसको भी वही मिल रहा है। अच्छा, ये नहीं है कि उसकी सैलरी कम है तो उसको ज़्यादा मिलेगा, ऊपर वाले की सैलरी ज़्यादा है तो उसको कम मिलेगा, एग्जैक्ट सेम अमाउंट उसको ऊपर से। पॉलिटिक्स तब आती है जब आप डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट करते हैं, एक एम्प्लॉय को ज़्यादा दे देने लग जाते हैं, एक को कम देने लग जाते हैं, एक के साथ फेवरेटिज्म होती है, दूसरे के साथ नहीं होती, तो उसमें आपका वो आ जाता है, पॉलिटिक्स आने लग जाती है, वो फिर आपस में जिद स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑफिस का माहौल ख़राब होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सब में तादुल रखें चीज़ों को, और बैलेंस और ट्रांसपेरेंसी के साथ लेके चलें, आप ये कह रहे हैं। और इज़्ज़त, ऑब्वियसली रिस्पेक्ट वगैरह ये सब दें। रिस्पेक्ट तो सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो बंदे हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो आप कहाँ से उठाते हैं? इंडीड से, लिंक्डइन से? ये रिसोर्सेज मल्टीपल सोर्सेज होती हैं, लेकिन मेरा जो प्रेफरेंस होती है वो मैं कहता हूँ रेफ़र कर दें।
रेफर कौन करे? वही जो टीम है ऑलरेडी हाँ, आपके टीम पास, जो है। उनसे आप कहते हैं कोई मजीद लोग आपको? उन पे ये होता है कि वो रेफरेंस में काफ़ी अच्छा स्लॉट निकला था आपके पास, अच्छा, और वो रेफर से आए होते हैं तो वो ज़रा लिहाज भी करते हैं? लिहाज भी कर जाते हैं। नहीं तो मेरे लिए लिंक्डइन काफ़ी अच्छा साबित हुआ है, इंडीड नहीं हुआ इतना अच्छा साबित। इंडीड पे आपको अच्छा रिस्पांस नहीं मिला? लिंक्डइन पे प्रमोशंस चलाते हैं या नहीं, आप वैसे लगाते फ्री। हैं? अच्छा फ्री जी, में जी। आपको, ठीक है। अच्छा जी, टीम बन गई, पार्टनरशिप हो गई, MVP बन गया, इन्वेस्टर के पास भी चले गए। पाकिस्तान में आपने बताया फातिमा गोभी वाले हैं वेंचर। वैसे मैंने एक अंकल को अपने इन्वेस्टमेंट का कहा हुआ है, तो शायद वो ये पॉडकास्ट देख के वो भी, उनको भी याद आ जाए कि यार मैंने भी उनको कहा हुआ है अच्छा कि इन्वेस्टर से कोई मिलवाएं। चले इंशाल्लाह, अल्लाह करे कि वो हो जाए। ऑलमोस्ट 50 मिनट्स हो गए और माशाल्लाह काफ़ी लंबा पॉडकास्ट हो गया। मज़ीद कुछ आपने इस जर्नी में सीखा हो, एक्सपीरियंसेस आपने हासिल किए मजीद तो जो भी है, लेकिन मुझे अभी तक वो बात तंग कर रही है जो मैं भूल गया हूँ, और जो आप भी भूल गए और हम यहाँ पे सुनेंगे, हम कमेंट में ऐड कर देंगे जो हम यहाँ पे अभी सुनेंगे, क्योंकि सुननी तो मैंने, क्यों बड़ी तंग कर रही है, मैंने अभी ड्राइव करते आगे मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात थी। नहीं हुई है। ठीक है, ऐसी बात पार्टनरशिप से पहले एक थी, नहीं वो एग्जैक्ट आपको बता रहा हूँ। पार्टनरशिप से पहले आपने बहुत अच्छी बात मतलब पूछा था, चलें। और वो मैं बताना चाह रहा था। कौन सा आखिरी पॉडकास्ट है? अभी तो हमने शुरू किया है, Done हो तो गया। आगे इंशाल्लाह हम और करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जाने से पहले अगेन कोई बात जो आप भूल चुके हो वो आप लोग बताना चाहते हो? अच्छा, उसमें तो मैं बाकी तो कुछ नहीं, लेकिन आप एक अच्छे, यानी कि सबसे पहले तो आप देखें कि कैरियर काउंसलिंग करवाएं। कैरियर काउंसलिंग आपने किससे करवानी है वो आप खुद ही देखें। आप बल्कि अपना इंटरेस्ट खुद ही देखें, आपका इंटरेस्ट किस में है, और फिर आपने किसकी तरफ। की काउंसलिंग होती है पाकिस्तान में? नहीं है। नहीं है ना? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं, लेकिन आप विवेक बिंद्रा को देखें, उनकी केस स्टडीज। अच्छा, ऑनलाइन? हाँ, विवेक बिंद्रा की अगर आप केस स्टडीज़ देखें जो उन्होंने एलॉन मस्क के ऊपर बनाई है, स्टीव जॉब्स के ऊपर बनाई है, काफ़ी अच्छी हैं, आपने भी शायद देखी हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। वो मुझे लगता है बेशक दुनिया में हर जगह इंसान सेम है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़र्क है। लेकिन हम बहुत ज़्यादा जब इतने बड़े वेंचर्स को देखते हैं ना, उबर को, माइक्रोसॉफ्ट को, जैसे मैं अगर किसी को बोलूँ ना स्टार्टअप क्यों नहीं बनाते, फ़ौरन उनके जहन में आते हैं माइक्रोसॉफ्ट, बहुत बड़ी चीज़ें। आपका वो एक मीटअप हुआ था इस्लामाबाद में, जी, तो उसमें वो एक लड़का था, उसको के पास जॉब नहीं थी। जी, तो आपने उससे पूछा कि यार करना क्या, मतलब किस कंपनी में आपने अप्लाई किया है, कहाँ पे आप जॉब्स देख रहे हैं, जी, मतलब जहाँ पे आपने अप्लाई करना है तो किस वेबसाइट पे आप देख रहे हैं। 2-3 का बताया था। नहीं, उसने क्या बताया? जी बताया था, 1-2 का बताया था नहीं, उसने वो कहता है यार मैं नेटसोल की वेबसाइट देखता हूँ रोज। हाँ, नेटसोल की, एग्जैक्टली। अच्छा, वो उसी दिन ग्रेजुएट हुआ था तो। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल होता है, वो मोटिवेशनल स्पीकर्स ने ये डाला मैंने कि आप गोल थिंक द हाईएस्ट एंड यू विल अचीव हाई। हाँ ठीक है, इफ यू विल थिंक हाई यू विल अचीव लो। पहले कैपेबल। देखिए मुझे साइकिल चलानी नहीं आ रही और मैं बैठा हूँ कि नहीं मैंने चलानी है तो गाड़ी चल, साइकिल तो सीखो ना मैं पहले। ऐसे ही है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं चला सकते गाड़ी, मैं उस थ्योरी को भी अच्छा, नहीं लेकिन कल हम बात कर रहे थे, हमारे जो आजकल हालात हैं वो ऐसे आ चुके हैं कि हर बंदा पड़ा हुआ है शॉर्टकट्स में। वैसे इस हालात में एंटरप्रेन्योरशिप बड़ी काम आती है। हाँ, ये जो क्राइसिस है इसी को तो आपने कैश करना होता है। हाँ, असल में यहाँ पे एक अलमिया है हमारी कौम में, वो ये है कि आप अगर फ्री है ना तो आप यही सोच सोच के पागल हो जाएंगे, यार मैं कुछ, मुझे जॉब नहीं मिल रही, मुझे जॉब नहीं मिल रही, मुझे जॉब नहीं मिल रही। हाँ, तो आप कुछ और कर लें यार, नौकरी है ना हमने, और तो कुछ हो नहीं सकता हमारा। मतलब कुछ और कर लें, थोड़ा बहुत इधर उधर देख लें यार, कुछ कर लें। मतलब लगना तो वज़ीर आज़म लगना। अच्छा, जो आपने जॉब करनी है, लेट सपोज आप एक प्रोग्रामर हैं, मैं अपने फील्ड के इसलिए बताता हूँ क्योंकि मुझे पता है इसी का ही, मैं और किसी चीज़ को नहीं जानता। तो आप अगर सारी फील्ड सेम ही है, छिलका उतारने की देर है। हाँ, तो अगर आप एक प्रोग्रामर हैं और आप घर बैठ के ये सोच रहे हैं और ये सोच सोच के आप डिप्रेशन में जा रहे हैं कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो यार बैठ के यार कोई एक आधा प्रोग्राम, कोई प्रोजेक्ट बना लो, कुछ बना लो, उसको आगे वो पब्लिश कर दो। HTML सीखना, टोटल 25 टैग्स हैं HTML के। सही बात, मैक्सिमम आधे घंटे में हाफिज हो जाए इंसान HTML का। लेकिन मेहनत भी तो चाहिए होती है। हाँ, ये मसला है, मेहनत कैसे करें। बहरहाल ज़्यादा बुराई नहीं करते फिर लोग। वो इश्क जो रूठ गया। ज़्यादा सच भी नहीं बोलना चाहिए। वो इश्क जो रूठ गया। इश्क तो होता ही रूठने के लिए है। 52 मिनट्स हो गए हैं, बहुत शुक्रिया आपका उमर भाई। आप बस ठीक है, ये एक हमारा एक कोर्स आने वाला है। नहीं, वाकई आने वाला है, ये बैठे हुए हैं पीछे। हमारा एक कोर्स आने वाला है, फ्री कूपन इस कमेंट में ही, इस वीडियो की कमेंट में हम डाल देंगे। ठीक है, यूडेमी का। ठीक है, और वो $90 का कोर्स होगा तकरीबन। मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो भाई? नहीं, मैं बता रहा हूँ, फ्री का कूपन दे रहे हैं। फ्री में चलें, नहीं तो आप कट कर सकते हैं। फिर ठीक है, नहीं पेड भी हो। मैं हमेशा कहता हूँ उस्ताद की जो उजरत है ना वो मुनासिब हो तो ठीक है, वरना
वो उस्ताद नहीं, वो सर्विस प्रोवाइडर है। हाँ, फिर बस उससे गला पकड़िए अब आपको सर्विस फ्री का कूपन मिल जाएगा। हाँ नहीं, फ्री में ना आप चार्जेस करें कोई अच्छा, अगर आपको फ्री का कूपन मेरा उस टाइम पे कमीशन याद रखिएगा। नहीं, उस टाइम पे फ्री का कूपन काम ना भी करे तो आप इनको मैसेज कर दीजिएगा, मुझे कर दीजिएगा। हाँ ठीक तो वो है, आपको कूपन फिर भी मिल जाएगा, पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ, डिस्क्लेमर। ठीक है। कोर्स किस चीज़ हाँ, कोर्स किस चीज़ का? कोर्स जावास्क्रिप्ट का है, ओके A to Z। यानी कि आप पहले आपको वनीला जावास्क्रिप्ट कराएंगे, उसके बाद आपको एडवांस जावास्क्रिप्ट कराएंगे, उसके बाद आपको रिएक्ट के बेसिक बताएंगे, ओके ठीक है। और उसी में आपका HTML का एक बोनस कोर्स हमने डाल दिया, सेक्शन डाल दिया, जिसमें आपको HTML A to Z हम सिखाएंगे। ओके, तो अगर आपको ये फ्री में मिल जाए तो कम से कम यही कर लीजिएगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत। ये तो सदका जारी है मेरे ख्याल से। PHP ट्रैवल्स देख लें, पूरी वेबसाइट वनीला में बनी हुई है। हाँ बेशक, ये तो हम क्लेम करते हैं। वो हमारी कोर्स देख के ही इन्होंने बनाई है। अब हमारा एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो पूरा प्रोग्राम था ना, वो किसी और डायरेक्शन पे चला गया। तो हम वापस आते हैं, इससे पहले कि आवाम गलत समझ ले। जाते जाते एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, स्टार्टअप के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का आप कोई कलाम शेयर करना चाहें? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि सबसे पहले आप देख लें कि आपने कूदना है इसमें। अगर कूद गए तो एक बंदा कहा करता था कि मैं 2 चीज़ें शेयर करूँगा, 2 कलाम। एक बंदा था, पता नहीं वो कौन था, मैंने पढ़ा था कहीं पे कि स्टार्टअप जो है ना वो आपका बेबी है। तो अगर वो पैदा हो गया है तो फिर आप उसको मार तो नहीं सकते। तो ये कि कभी मुश्किल टाइम आएगा, कभी आसान टाइम आएगा, लेकिन उसको आपने बड़ा करना है, पालना है उसको। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, हमारे एक उस्ताद थे, वो कहा करते थे कि हर वो रिस्क ले लेना चाहिए जिसमें आपकी जान को ख़तरा ना हो। अच्छा, हाँ, कहते हैं अगर जान का खतरा है तो वो वाकई रिस्क है, लेकिन अगर जान का खतरा नहीं है, जान जाने का खतरा नहीं है, तो कहते हैं वो रिस्क है ही नहीं, ले लो। गुड गुड गुड। मोटिवेट कैसे रहें स्टार्टअप की दुनिया के अंदर? मोटिवेशनल स्पीकर को ना सुने, बस मोटिवेट नहीं, आप क्या सुनते हैं? जाहिर है इसमें फ्रस्ट्रेशन तो बहुत ज़्यादा है ना। हाँ, ऐसे ही। तो आप क्या सुनते हैं? आप कैसे अपने मतलब मेंटली खुद को स्टेबल कैसे रखते हैं? क्योंकि इसमें रोज़ाना एक पंगा होता है ना, हर रोज़ एक टेंशन, हर रोज़ एक मसला होता है। मुझे नहीं पता ये मेरे साथ आदत हो जाती है या फिर नहीं, मुझे नहीं पता ये मेरे साथ है या बाकियों के साथ भी होगा, लेकिन मैं विवेक बिंद्रा के जो बिज़नेस कोचिंग क्लासेस हैं, जो वो हैं, वीडियोज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा देखता हूँ। और वो मेरे ख्याल में कम्युनिकेशन स्किल्स, मैं कैमरे के सामने बैठ के बात करूं ये हो ही नहीं सकता था। मैंने जो कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब देखे कैमरे के सामने, मैं पब्लिक स्पीकिंग का मतलब मेरे अंदर इतना कुछ अच्छा आया नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ दिन ब दिन सीखने की। तो वो मैं उन्हीं की वीडियोज़ देख रहा हूँ। विवेक बिंद्रा काफ़ी इख्तलाफ होंगे, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो नहीं अच्छी लगती, पाकिस्तान के खिलाफ होती हैं ऑब्वियसली, लेकिन वो वहाँ से मुझे जो वीडियोस मिली हैं वो काफ़ी। तो ऑनलाइन सीखें आप, ये कह रहे हैं मोटिवेट रहने के लिए? स्टार्ट से ऑनलाइन ही है, मैं एकेडमीज वगैरह तो नहीं गया भी हूँ। तो और यहाँ पे वो शायद इन्वायरमेंट भी नहीं है। इवन के जो कॉर्पोरेट कल्चर है, हालांकि मुझे लगता है ओपन होना चाहिए। नेटसोल हो गया, रोजी हो गया, ये एंटरप्रेन्योर्स को सर्वे कराएं अपने ऑफिसेज में ना। एग्जैक्टली, ताकि उनका एक इन्वायरमेंट, स्मॉल बिजनेसेस को, जी स्मॉल बिजनेस को उनको करना चाहिए। हमारा ऑफिस तो ओपन है बाय द वे, जब भी कोई आना चाहे, आपका भी ओपन होता है, जब भी मैं जाता हूँ माशाल्लाह बड़ा वेलकम करते हैं। तो आप आए यहाँ पे, आप देखें हम ये अपना सेटअप कैसे चला रहे हैं, टीम कैसे चल रही है। लेकिन उसमें एक चीज़ भी देख लें, मेरे ख्याल में आपके ऑफिस का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे ऑफिस में ये है कि अगर मेरे ऑफिस में आप आएंगे तो आपको एक कम से कम मैसेज पहले ड्रॉप कर देना चाहिए। हमारा सैटरडे वाले दिन पब्लिक डे होता है। एथिकली के मतलब ये एक जो है अच्छी आदत है कि आप अपॉइंटमेंट लेके आए। उसकी वजह ये नहीं है कि यार हम बहुत बड़ी चीज़ बन गए, लेकिन काम कर रहा है, क्योंकि हम भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं स्टार्टअप। हमारा पब्लिक डे होता है सैटरडे 3 से लेकर 9 बजे तक। अच्छा, मैं भी कोशिश करूँगा, कोई भी आना चाहे, ये हमारा पब्लिक हॉलीडे। अगले महीने से 6 महीने तक तो मैं बुक हो जाऊँगा, उसके बाद देखें फिर। चले इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको जो है ना जल्द मज़ीद वक्त भी दे और बरकत भी दे। और आपका बहुत शुक्रिया और बहुत मज़ा आया। उम्मीद है मज़ीद आपके साथ हम काफ़ी लंबा चला गया, जुड़े रहेंगे जी। 1 घंटा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका उमर भाई, खुश रहें। और आप लोग मज़ीद कुछ भी जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, आप नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। उमर भाई को फॉलो कर लें यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जहाँ जहाँ ये आपको नज़र आते हैं बस इनके पीछे दौड़ लगा दें, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह के हीरे, इस तरह के लोग, इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं है। और मेरी जो काविश है, जो हमारी काविश है, वो यही है कि हम इस तरह के लोगों को, इस तरह की मेंटालिटी को, इस तरह के इन्वायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दें, ताकि हम मज़ीद बिजनेस और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।